हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। अब केवल 1 महीना बचा है लगभग। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें कमेंट में सबसे पहले तो ये बताइए। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। साथ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उस चीज के बारे में भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी हम आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की बिल्कुल फ्री क्लासेस। एक मैराथन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा सेकेंड मैराथन क्लास है वो किस सब्जेक्ट को लेकर होने वाला है, जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखा होगा या देखा होगा, बीमा के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यानी इंश्योरेंस के बारे में। अगर हम बात करें इंश्योरेंस के टॉपिक से रिलेटेड, तो इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम आपको आज की क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ में हम आपको जो कंटेंट देने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। मतलब ऐसा कंटेंट आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। कंटेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस कंटेंट को पाने के लिए या फिर इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, बीमा के बारे में। यानी बीमा से जितनी भी परिचय है, बीमा का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बीमा का इतिहास क्या है, बीमा की शुरुआत कहां से हुई है, बीमा का अर्थ क्या है, बीमा का तत्व, बीमा के कौन कौन से तत्व हैं, बीमा के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ में हम बीमा से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, बीमा से संबंधित जितनी भी योजनाएं, लगभग 8 से 9 योजनाएं हैं, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम में जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और एक लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट बीमा पढ़ेंगे। हालांकि जो बीमा से एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट योजनाएं पढ़ेंगे, बीमा नहीं, बीमा तो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, लेकिन योजनाओं का लेक्चर एक हमारा अलग रहेगा। लेकिन जो बीमा से संबंधित योजनाएं उनको आज के लेक्चर में ही हम कवर करने वाले हैं। लगभग 9 बीमा योजनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बीमा के कुछ परिचय के बारे में समझते हैं कि आखिर बीमा का परिचय क्या है। देखिए, बीमा के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं, तो बीमा का मतलब क्या होता है। यहां पर एक शब्द दिया गया है, बीमा। बीमा का मतलब क्या होता है, बीमा का मतलब क्या होता है कि जो दो पक्ष मतलब क्या बात कर लेते हैं, कोई भी दो पक्ष जो हैं वो आपस में जोखिमों का हस्तांतरण कर रहे हैं। आपस में जोखिम का क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बीमा बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यदि आपको यूपीएससी ईपीएफओ का बैच परचेज करना है हिंदी माध्यम में, तो एग्जाम वेब ऐप पर अवेलेबल है 449 रुपए में, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। साथ ही साथ में सबके एमसीक्यूज भी कराए गए, क्विज भी कराएंगे, तो आप उसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। दिवाली ऑफर के तहत ये जो आपको कोर्स दिख रहा है ये मात्र आपको मिलने वाला है 349 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे सर प्राइस तो 449 है, तो 349 में ये कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना है, FEST100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, तुरंत आपका 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। और यह जो कोर्स है आपको कितने में मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये कोर्स आपको मात्र 349 रुपए में मिलने वाला है। तो इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा नहीं है, लगभग
आप मान लीजिए 180 घंटे की क्लासेस हैं, अगर आप पर डे 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो एक महीने में आपकी कंप्लीट क्लासेस हो जाएंगी। 180 घंटे की क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया गया है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी कवर हो जाए। तो इसीलिए इसमें जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर कराई गई हैं। चलिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो नंबर दिए गए यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर डेमो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम वेब ऐप की लिंक दी गई है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बीमा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बीमा होता क्या है। जैसे सपोज करिए, क्या करना है कि आप यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के पास में कुछ रुपए हैं, इस व्यक्ति के पास में क्या है, इस व्यक्ति के पास में कुछ रुपए हैं, यानी धन है, इसके पास क्या है, कुछ धन है। अब ये धन का क्या कर रहा है, ये धन का एक कंपनी में दे रहा है। ये धन जो है वो अपना धन किसको दे रहा है, एक LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसको दे रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वैसे इसका फुल फॉर्म है, तो इसको ये क्या दे रहा है, अपना धन दे रहा है। अब ये जो धन है, ये धन के बदले में क्या करेगा, धन के बदले में, ये धन के बदले में इसको एक पॉलिसी देगा। इसको क्या देगा, एक पॉलिसी देगा, और यही पॉलिसी इसके लिए क्या होगा, ये पॉलिसी इसके लिए बॉन्ड कहलाएगी। ये पॉलिसी क्या कहलाएगी, इसके लिए बॉन्ड कहलाएगी। अब ये जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है, इसमें इसके द्वारा दिए गए, जो कंपनी के द्वारा दिए गए कुछ रूल्स होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो किस पर लागू होंगी, वो इस व्यक्ति पर लागू होंगी, वो इस पर्सन पर लागू होंगी, इस व्यक्ति पर लागू होंगी। अब ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन दिया गया है, ये पर्सन जिसके बारे में बताया गया है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन जो है वो कौन है, ये पर्सन बीमित व्यक्ति है। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन बीमित व्यक्ति है, मतलब जो बीमा करता है, जो बीमा लेता है, जो बीमा लेता है, जो बीमा लेता है वो कौन है, वो ये पर्सन है, यानी बीमित व्यक्ति है। ये LIC जो है वो क्या है, ये जो क्या करता है, जो जोखिम वहन करता है, जो जोखिम वहन करता है, वहन करता है। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम एश्योरर भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम इंश्योरर भी बोल सकते हैं। इंश्योरर, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, इस पर्सन को बीमित व्यक्ति बोल सकते हैं, या फिर हम इंश्योर्ड भी बोल सकते हैं। मतलब जिसको बीमा दिया जा रहा है, जिसको बीमा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जितनी भी चीजें मैं बताता जाऊं आप इनको नोट करते जाइए, और यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए, ये क्या हो गया, बीमा के बारे में हो गया, जो भी मैंने अभी तक बताया। अब हम बात करते हैं बीमा का संक्षिप्त विवरण। बीमा का संक्षिप्त विवरण, अगर हम बीमा के बारे में बात करें तो बीमा की शुरुआत कहां से मानी जाती है मेरे प्यारे भाई, बीमा की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अगर हम इसकी बात करें EPFO के एग्जाम में, तो वहां पर स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि बीमा की शुरुआत कहां से होती है। बीमा की शुरुआत मेरे प्यारे भाई कहां से होती है, ये होती है इंग्लैंड से। बीमा की शुरुआत कहां से होती है, इंग्लैंड से होती है। इसके बाद में बीमा होता क्या है, बीमा दो पक्षों के आपस में जोखिम जो हस्तांतरण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बीमा बोलते हैं। और अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा कंपनी, भारत में जो पहली बीमा कंपनी ओपन हुई थी वो कब होती है, वो 1818 ईस्वी में। कब होती है मेरे प्यारे भाई, 1818 ईस्वी में भारत की पहली बीमा कंपनी ओपन होती है। कहां पर होती है, कलकत्ता में होती है। बीमा कंपनी का नाम क्या होता है, ओरिएंटल बीमा कंपनी। ओरिएंटल बीमा कंपनी
ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी, इसकी स्थापना होती है और भारत में ये पहली बीमा कंपनी होती है। कौन सी बीमा कंपनी होती है? पहली बीमा कंपनी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी होती है, या फिर जिसकी स्थापना कब होती है? 1871 में होती है। भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी की स्थापना कब होती है? 1871 में होती है। बॉम्बे म्यूचुअल नाम से इसकी स्थापना होती है। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। कब होती है भाई? 1871 में होती है। इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हालांकि आगे हम इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। ये तो संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपको देखना है, एक मतलब अवलोकन कराया गया है कि बीमा होता क्या है, बीमा की शुरुआत कैसे होती है, बीमा का इतिहास क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बीमा की अवधारणा, तो बीमा की अवधारणा यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? कॉन्सेप्ट इसका यही कहता है कि दो व्यक्ति या दो पक्ष जब अपने जोखिमों का हस्तांतरण कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बीमा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं प्यारे भाई? उसे हम बीमा बोलते हैं। अब देखिए दो पक्ष अपना जोखिम हस्तांतरण कैसे करेंगे? सपोज करिए कि पहले अक्सर कर एक बीमा चलता था, समुद्री बीमा। तो समुद्र के माध्यम से ही व्यापार होता था। जब समुद्र के माध्यम से व्यापार हो रहा है तो समुद्र में जहाज वगैरह जाते थे तो उनमें लूट मार होने की संभावना बनी रहती थी, और जब ऐसी स्थिति होती थी तब क्या होता था, कभी कभी कोई जहाज वाला व्यक्ति जो होता था, मालिक होता था, बिल्कुल बर्बाद हो जाता था। अब क्या किया, इन लोगों ने मिलकर एक गुट बनाया, एक समूह बनाया, और इन्होंने कुछ कुछ रुपए उसमें जमा किए। उस गुट के माध्यम से रुपयों का इकट्ठा किया गया, उसका रुपयों को जमा किया गया। अब इस रुपए जो जमा हो गए रुपए, उसमें यह निर्धारित किया गया कि जितने भी जैसे 8 से 10 लोग जो भी हैं, जितने भी उस ग्रुप में शामिल हैं, अगर उनका किसी का भी नुकसान होता है तो वो जो रुपए जमा किए गए उससे उनका जो जोखिम है वो वहन किया जाएगा, मतलब जोखिम को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उससे पूरा जोखिम खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये सांत्वना तो मिल सकती है कि उसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जैसे कि आज के समय में जीवन बीमा चलता है, जो मृत्यु के बाद में भी क्या है, कुछ ना कुछ रुपए दे दिए जाते हैं। आखिर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो भी कार्य करने होंगे आगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ रुपए दे दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट दे दिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है? वो सब बीमा कहलाता है। वो सब क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। तो फिलहाल में जब इसकी शुरुआत मानी गई थी तो इसकी शुरुआत दो माध्यम से, एक मतलब इसकी जो शुरुआत है वो समुद्री बीमा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? समुद्री बीमा से, क्योंकि समुद्री बीमा के माध्यम से ही बीमा की शुरुआत होती है। अब बीमा का अवधारणा क्या कहती है? बीमा की अवधारणा कहती है बीमा को दो पक्षों के बीच, जितना भी अभी तक मैंने बताया वही सब यहाँ पर दिया गया है। बीमा को दो पक्षों के बीच जोखिम के हस्तांतरण के लिए किए गए एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है? एक समझौते के रूप में, एक एग्रीमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि समुद्री बीमा के दौरान में क्या होता था कि कुछ जो ग्रुप हैं, एक ग्रुप बना लिया लेते थे कुछ व्यापारी, अब वो आपस में मिलकर उसमें रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और एक समझौता करते हैं कि जिस किसी के साथ भी जिस किसी का भी व्यापार के दौरान नुकसान होता है तो उसका जो जोखिम है, उसकी जो भरपाई है, वो जो रुपए इकट्ठे किए गए उसके माध्यम से पूरी की जाएगी। तो ये क्या है? एक प्रकार का समझौता कह सकते हैं, एक प्रकार का एग्रीमेंट कह सकते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो इसके रूप में, एग्रीमेंट के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसके बाद में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक पक्ष, यानी एक पक्ष कैसा होता है? बीमा करता होता है, और दूसरा जो पक्ष होता है वो कौन होता है? बीमित होता है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया है कि एक जो व्यक्ति है वो कौन होगा? ये व्यक्ति बीमित व्यक्ति होगा, बीमित होगा। और एक जो कंपनी है, जो LIC का एग्जांपल बताया है, ये कौन होगी? ये एक बीमा करता होगी। और ये इसके बदले में क्या है? ये व्यक्ति इसको धन देगा, और ये धन के बदले में इसको एक पॉलिसी देगा, और इसी पॉलिसी को हम किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में
एक निर्दिष्ट हानि, क्षति या मृत्यु के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान करता है। मतलब कोई भी हानि हो रही है तो उससे भी सहमति प्रदान करेगा, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर कोई क्षति पहुंच रही है तो उससे भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे भी क्या है, वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद में इसके बदले में बीमित व्यक्ति प्रीमियम नामक एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई थी, जो वो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति दिया गया है, ये व्यक्ति जो धन देगा, ये व्यक्ति क्या देगा, एक अपना जो धन देगा, धन की राशि, जो भी एक राशि देगा, वो किसको देगा, वो LIC कंपनी को देगा। सिंपल सी बात है, वो किसको दे रहा है, LIC कंपनी को दे रहा है। LIC इसके बदले में क्या हो रहा है, LIC इसके बदले में इसको पॉलिसी बनाकर दे रही है। कोई भी पॉलिसी, जैसे कि आपकी अगर मृत्यु होती है या आप बीमार पड़ते हैं तो हमारी कंपनी आपके जितना भी खर्चा है वो हमारी कंपनी उठाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धन दे रहा है, इस धन को हम क्या बोलते हैं, इस धन को हम प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, प्रीमियम बोलते हैं। क्योंकि जो वो निश्चित राशि दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, कि इतनी राशि तो देनी ही होगी। तभी क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जितने भी नुकसान है या हानि है या क्षति है उसके माध्यम से पूरी की जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस चीज के बारे में आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं प्रमुख घटक की। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रमुख घटक जो होते हैं, एक तो होता है, मैंने बताया बीमित, यानी बीमित व्यक्ति होता है जो क्या करता है, बीमा करवाता है। एक कौन सा है प्रमुख घटक, बीमित है। इसका काम क्या है, इसका काम है बीमा करवाना या बीमा करना, मतलब बीमा करना नहीं, सॉरी, बीमा अपने लिए बीमा करवाना। जिसके लिए बीमा या पॉलिसी जारी की जाती है, जिसके लिए बीमा जारी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीमित बोलते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंश्योर्ड भी बोल सकते हैं। एक होता है बीमा करता, जिसे हम इंश्योरर और एश्योरर बोलते हैं। वह संस्था या फिर हम कह सकते हैं LIC एग्जाम्पल में है। वह संस्था या इंस्टीट्यूशन जो जोखिम वहन करती है, मतलब जोखिमों को वो अपने ऊपर लेती है, कि यदि कोई जोखिम होता है, यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर रुपए की आवश्यकता है, वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, वो कंपनी बीमा करता कहलाती है। क्या कहलाती है, बीमा करता कहलाती है, जिसे हम इंश्योरर और एश्योरर भी बोलते हैं। प्रीमियम किसे बोलते हैं, बीमित व्यक्ति के द्वारा जो भुगतान किया जाता है, जो धन दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। और बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता को किए जाने वाला नियमित भुगतान, मतलब एक समय तक का भुगतान किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, 15 साल के लिए ले लिया, 15 साल के लिए बीमा ले लिया, 10 साल के लिए बीमा ले लिया, इसमें डेथ भी कवर कर ली जाती है, हेल्थ भी कवर कर ली जाती है। तो इस प्रकार से एक निश्चित राशि भी तो देनी होती है, कि 15 साल तक इतनी निश्चित धनराशि देनी होगी व्यक्ति को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, शब्दों से ही आपका पूरा पेपर क्लियर होने वाला है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पॉलिसी किसे बोलते हैं, बीमा अनुबंध का कानूनी दस्तावेज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पॉलिसी को बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं। तो पॉलिसी क्या होता है, बीमा अनुबंध का कानूनी दस्तावेज, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, कि क्या क्या फायदा होने वाला है बीमित व्यक्ति को, और क्या क्या उनको बीमित व्यक्ति को कितना, कंपनी को कितना धन या प्रीमियम देना होगा। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं पॉलिसी में। इसके बाद में अगर हम बात करें बीमा के प्रकार के बारे में, तो बीमा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जीवन बीमा और दूसरा होता है आम बीमा। बीमा के कितने प्रकार होते हैं, अगर हम बीमा के प्रकार के बारे में चर्चा करें, बीमा के प्रकार, तो बीमा के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आम बीमा, या फिर हम पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, जीवन बीमा, और एक होता है आम बीमा। एक कौन सा होता है, आम बीमा होता है। जो आम बीमा होता है इसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं, जैसे कि कार बीमा आ जाता है, कार बीमा आ जाता है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, जो गैर जीवन से संबंधित है, मतलब जो जीवन से संबंधित नहीं है, वो किसके अंतर्गत आते हैं,
वो आम बीमा के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो कमेंट बताइएगा, या फिर आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी अपने डाउट पूछने के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैसेज करना होगा व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके बाद ही अगर कुछ ऐसा लगेगा कि आपको व्हाट्सएप पर नहीं समझाया जा सकता तो हम कॉल के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल में आपको सबसे पहले मैसेज करना होगा, मैसेज के माध्यम से सारी चीजें बतानी होंगी अपनी, इसके बाद में ही कॉल करिएगा। अगर एक साथ सभी लोग कॉल करेंगे तो किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है। तो बीमा के कितने प्रकार होते हैं? बीमा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है जीवन बीमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, यह जीवन से संबंधित जोखिमों को वहन करता है। एक होता है आम बीमा, जो किससे, इसमें गैर जीवन से संबंधित सभी प्रकार के बीमा आते हैं। यानी जो जीवन से संबंधित बीमा नहीं है वो किसमें आएंगे, वो सभी आम बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हम भारत में जीवन बीमा का इतिहास क्या रहा है उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मतलब 1818 से जब भारत की पहली बीमा कंपनी खोली गई थी, भारत की पहली बीमा कंपनी ओपन की गई थी, उसमें जब बीमा स्टार्ट किया गया था तो उसके माध्यम से हम सारी चीजें जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। मतलब 1818 से स्टार्ट करेंगे और अब तक का इतिहास समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन बीमा के इतिहास में जो सबसे पहला प्रमुख घटनाक्रम आता है वो आता है 1818 का। 1818 में कलकत्ता में भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी खोली गई थी, जिसका नाम था ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी ये कहां पर ओपन की गई थी? ये कलकत्ता में ओपन की गई थी। कब ओपन की गई थी? 1818 में ओपन की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा घटनाक्रम है 1829। 1829 के दौरान क्या हुआ था? मद्रास इक्विटेबल जीवन बीमा सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो भारत की दूसरी जीवन बीमा कंपनी थी। भारत की दूसरी जीवन बीमा कंपनी कब ओपन की गई थी? 1829 में। नाम क्या था? मद्रास इक्विटेबल जीवन बीमा सोसाइटी। इसके बाद में 1870 में भारत का एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसे हम ब्रिटिश बीमा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसी ब्रिटिश बीमा अधिनियम के तहत एक कंपनी की स्थापना की जाती है 1871 में, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और यह भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी होती है। भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी होती है? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये किस एक्ट के तहत आती है? ये 1870 के एक्ट के तहत आती है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम वेब टेलीग्राम चैनल का नाम है, या तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन की गई कमेंट को देखिएगा, वहां पर आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो 1912 में क्या होता है? 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया जाता है। कौन सा अधिनियम पारित किया जाता है? जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया जाता है। और इसने प्रीमियम राशि की जो दरें हैं, इनकी सारणी और कंपनियों के समय समय पर मूल्यांकन को अनिवार्य बना दिया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया था? 1912 में जो जीवन बीमा अधिनियम आता है, इसमें जितनी भी प्रीमियम राशि की जो दर है यानी रेट्स हैं, दर को हम क्या कह सकते हैं? रेट्स कह सकते हैं, यानी दर, रेट्स या रेट, दरें हैं, इनकी जो सारणी थी इसको क्या कर दिया गया है? कंपनियों के इनको इसकी जो प्रीमियम राशि की दरों की सारणी और कंपनियों के समय समय पर मूल्यांकन को अनिवार्य बना दिया गया। कंपनियों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कंपनी किस प्रकार से कार्यरत है, या किस प्रकार से अपने जो जितने भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी बीमित व्यक्ति हैं, वो उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें, आगे देखिए 1938 में क्या होता है? बीमा अधिनियम, जिसे हम इंश्योरेंस एक्ट बोलते हैं, ये पहली बार पारित किया गया था। 1938 में क्या किया गया था? पहली बार बीमा अधिनियम पारित किया गया था, और जिसने जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों पर राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था।
1938 की बात है, पहली बार क्या किया गया था, बीमा अधिनियम पारित किया गया था। इसने क्या कर दिया था, चाहे वो जीवन बीमा कंपनी हो या जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा हो, दोनों पर राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। घटनाक्रम आपको पूरा याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट भी करते रहिए या फिर आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसके बाद में दोबारा वीडियो देख लीजिए और इसको नोट करते रहिए जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। 1956 में क्या होता है, 19 जनवरी 1956 को एक अध्यादेश के माध्यम से बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और इसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्या किया जाता है, जो बीमा है इसका क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है राष्ट्रीयकरण, एक होता है क्या, राष्ट्रीयकरण। चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। एक होता है क्या, राष्ट्रीयकरण, एक होता है राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण और एक होता है निजीकरण। एक क्या होता है, निजीकरण। यहां पर निजीकरण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है, इनको समझते हैं। देखिए राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, जब कोई, इसको नोट करेंगे आप लोग, जब कोई प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी को सरकारी कंपनी में बदला जाता है, सरकारी कंपनी में बदला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। और जब कोई सरकारी कंपनी को, जब कोई सरकारी कंपनी को, सरकारी कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित किया जाता है, निजी कंपनी में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं निजीकरण। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या है, जून 1956 में, 1956 की ही बात कर रहे हैं। 1956 में जनवरी में क्या होता है, अध्यादेश के माध्यम से बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जून 1956 में क्या होता है, जीवन बीमा कंपनी अधिनियम यानी LIC एक्ट पारित किया जाता है। कौन सा एक्ट पारित किया जाता है, LIC एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें 5 करोड़ का निवेश किया गया। कितना निवेश किया गया, 5 करोड़ का निवेश किया गया है। किस एक्ट के तहत, LIC एक्ट पारित किया जाता है, तो उसके तहत 5 करोड़ का निवेश किया जाता है। 1 सितंबर 1956 में 245 कंपनियों का विलय करके भारतीय बीमा जीवन निगम यानी LIC का गठन किया जाता है। और LIC का जो मुख्यालय है कहां पर बनाया जाता है, मुंबई में बनाया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। जो LIC का गठन होता है वो कितनी कंपनियों का विलय करके किया जाता है, 245 छोटी कंपनियों का विलय करके एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरती है। वो उस कंपनी का नाम क्या होता है, उस कंपनी का नाम होता है भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी यानी LIC के नाम से भी जिसे जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन कंपनी कह सकते हैं हम LIC। इसका गठन किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब होती है, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं आम बीमा या साधारण बीमा का क्या इतिहास है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले
हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी भी कोर्स नहीं परचेज किया है तो कोर्स को परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छे माध्यम से इसमें आपको बताया गया है। हिंदी मीडियम का जो भी कोर्स लेना चाहता है कोर्स वो ले सकता है। आपको यह कोर्स मात्र 349 रुपए में दिया जाएगा। कितने रुपए में दिया जाएगा? 349 रुपए में दिया जाएगा। आपको कूपन कोड कौन सा यूज करना है? फेस्ट 100 कूपन कोड यूज करना है। और आपको जो कोर्स है वो कितने में मिल जाएगा? 349 का मिल जाएगा। कंप्लीट कवरेज कराया गया, मतलब कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं। इतने में तो आपको कोई पीडीएफ नोट्स भी नहीं देगा जितने में हमने आपको कंप्लीट सिलेबस कराया है। तो आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो पीडीएफ नोट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम पेजेस में, मतलब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीजें कवर कराई गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नोट्स अगर शॉर्ट हैं तो उसमें हमने बहुत सी चीजें स्किप की होंगी। स्किप कुछ नहीं किया है, सब कुछ बताया है बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये कूपन कोड आप लोग यूज करिएगा फेस्ट 100। तो ये कोर्स आपको कितने में मिल जाएगा? 349 रुपए में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये ऑफर बहुत ही निश्चित समय के लिए, आप लोग जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, इसके बाद में इस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम साधारण बीमा या आम बीमा कंपनी का इतिहास समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1850 की। 1850 में क्या होता है? भारत की पहली साधारण बीमा कंपनी, जिसका नाम क्या होता है? ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना की जाती है। भारत की पहली साधारण बीमा कंपनी का नाम क्या है? ट्राइटन बीमा कंपनी। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1850 ईस्वी में की जाती है। जबकि जीवन बीमा कंपनी की स्थापना कब होती है? 1818 में होती है पहली जीवन बीमा कंपनी, जिसका नाम क्या होता है? ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आम बीमा की या साधारण बीमा की, इसको हम आम बीमा भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आम बीमा, आम बीमा, या फिर हम कह सकते हैं जनरल बीमा, या फिर हम क्या कह सकते हैं? जनरल इंश्योरेंस या साधारण बीमा। तो साधारण बीमा कंपनी जो कौन सी होती है? पहली ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है? 1850 में होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1907 में इंडिया मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई और यह सभी प्रकार के साधारण बीमा करने वाली, सभी प्रकार के मतलब हर प्रकार का साधारण बीमा करने वाली पहली कंपनी बनती है। कौन सी कंपनी बनती है? पहली कंपनी बनती है जिसने हर प्रकार के साधारण बीमा करती है, जो हर प्रकार के साधारण बीमा करती थी। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? 1957 में क्या होता है? आम बीमा परिषद की स्थापना होती है। 1957 में क्या होता है? आम बीमा परिषद की स्थापना होती है। मतलब हम क्या कह सकते हैं? जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन काउंसिल, काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी की स्थापना होती है। 1972 में आम बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? 1972 में आम जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया जाता है। 1 जनवरी 1973 को साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण प्रभावी हुआ और 107 कंपनियों का विलय करके 4 नई कंपनियां बनाई गई। कितनी कंपनियों का विलय करके? 107 कंपनियों का विलय किया गया था। और कितनी कंपनियां बनाई गई थी? केवल 4 नई बीमा कंपनियां बनाई गई थी। किसके तहत? 1 जनवरी 1973 में जब साधारण बीमा का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब कितनी कंपनियां बनाई गई थी? 4 बीमा कंपनियां बनाई गई थी। अभी कौन कौन सी 4 बीमा कंपनियां थी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये 4 बीमा कंपनियां दी गई हैं। तो पहली कंपनी कौन सी थी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। पहली कंपनी कौन सी थी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और चौथी थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नेशनल थी, इसके बाद में न्यू इंडिया थी, इसके बाद में ओरिएंटल, और इसके बाद में यूनाइटेड इंडिया। तो ये 107 कंपनियों का विलय करके 4 नई कंपनियां बनाई जाती हैं। जो कब बनाई जाती हैं? याद रखिएगा, ये इस डेट को याद रखिएगा, 1973 में, 1 जनवरी 1973 में,
1 जनवरी 1973 में राष्ट्रीयकरण प्रभावी हो गया था। जब 1972 में बल्कि इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण अधिनियम आया था, लेकिन 1 जनवरी 1973 को क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। 107 कंपनियों का विलय करके 4 नई कंपनियां बनाई जाती हैं। कितनी नई कंपनियां बनाई जाती हैं, 4 नई कंपनियां बनाई जाती हैं। याद रखिएगा कैसे, एक तो होती है नेशनल, मतलब सबसे पहले राष्ट्र आता है तो राष्ट्रीय, फिर इसके बाद में हम अपने राष्ट्र को किस नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, तो न्यू इंडिया हो गया। इसके बाद में हम किसके नाम, इसका जो पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी, ओरिएंटल, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं, ओरिएंटल बीमा कंपनी। इसके बाद में कौन सी थी, इसके बाद में आती है यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी। तो ये 4 नई बीमा कंपनी बनाई जाती हैं। जब राष्ट्रीयकरण प्रभावी होता है तो 107 कंपनियों का विलय करके 4 नई बीमा कंपनी, साधारण बीमा कंपनी बनाई जाती हैं। 1973 में और क्या होता है, जो 4 राष्ट्रीयकृत कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए एक मुख्य कंपनी के रूप में जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन का गठन किया जाता है। मतलब जो भी ये 4 नई कंपनियां हैं, ये 4 नई कंपनियां हैं, इनका क्या करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसकी स्थापना की जाती है, जीआईसी या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, 1973 में की जाती है। कब की जाती है प्यारे भाई, 1973 में इसकी स्थापना की जाती है। इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और 2002 में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनियों से अलग कर दिया जाता है। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, इनको आम बीमा कंपनियों से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक कह सकते हैं बीमा के अंतर्गत, वो कौन सा है, बीमा के नियामक और सिद्धांत। बीमा के क्या क्या सिद्धांत हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, इसमें जो पहला, अगर हम नियामक निकाय के बारे में चर्चा करें तो केवल एक निकाय के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसका नाम क्या है, IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हाँ ठीक लिखा, IRDAI। तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा। इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। किस कमेटी के तहत, एक मल्होत्रा समिति आती है 1993 में, उसके तहत भारतीय नियामक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना होती है। कब होती है, 1999 में। मल्होत्रा समिति कब आती है, 1993 में, और यही रिकमेंड करती है IRDAI की स्थापना के लिए, इसके गठन के लिए। तो मल्होत्रा समिति के द्वारा जब इसका रिकमेंडेशन दिया जाता है तो 1999 में IRDAI की स्थापना कर दी जाती है। 2014 में इसका नाम परिवर्तित किया जाता है, तब इसका नाम रखा जाता है IRDAI रखा जाता है। इसका मुख्यालय पहले दिल्ली में था, लेकिन 2001 में क्या हो गया था, 2001 में हैदराबाद में यानी तेलंगाना में स्थापित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले तो IRDAI का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो दिल्ली में था, लेकिन इसके बाद में 2001 में क्या होता है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। हैदराबाद कहां पर पड़ता है, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है जितने भी बीमा, जो बीमा धारक होते हैं, बीमा के धारक के हितों के लिए कार्य करना। किसी भी जो नियामक संस्थान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, जो नियामक संस्थान का उद्देश्य होता है वो होता है जो भी बीमा धारक हैं या उनके बीमा धारक हैं, उनके जितने भी हित हैं, उनके ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, तो उनका क्या करना है, बीमा के पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, या फिर हम कह सकते हैं बीमा उद्योगों का विनियमन करना। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना क्या है, इसमें 10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं, IRDAI के सदस्यों की बात करें, IRDAI के सदस्यों की बात करें
तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष, एक कौन होता है? चेयरमैन होता है, यानी अध्यक्ष होता है। और 5 कैसे होते हैं? परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 कैसे होते हैं? परमानेंट मेंबर। और 4 होते हैं, वो कैसे होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर, यानी अंशकालिक, कुछ समय के लिए होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। 4 कितने होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष, या अधिकतम आयु 65 वर्ष तक रह सकता है। और वे कैसे होते हैं? पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, मतलब इनकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। अगर इनकी जो एज है वो ओवर नहीं होती, यानी 65 वर्ष से ऊपर नहीं होते हैं, तो इनकी दोबारा नियुक्ति भी की जा सकती है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसके बाद में बात करें कार्य क्या होते हैं इसके? बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लाइसेंस को जारी करना और उनका रेगुलेशन करना, रेगुलेट करना, विनियमित करना, पंजीकरण को रद्द करना और संशोधित करना, बीमा कंपनी और पॉलिसी धारकों के बीच विवादों का निपटान करना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब इसके उद्देश्य होते हैं, कार्य होते हैं। अधिकार क्षेत्र इसका क्या है? यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद में एक और नियामक संस्थान होती है, जिसको हम PFRDA के नाम से जानते हैं, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना इसकी कब होती है? इसकी भी स्थापना 1999 को होती है। कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। एक परियोजना होती है जिसका नाम होता है ओएसिस। इसकी रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्या होता है? 1999 में PFRDA की स्थापना होती है। भारत में पेंशन को बढ़ावा देने के लिए 23 अगस्त 2003 को एक अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना होती है। क्या होता है? 23 अगस्त 2003 को क्या होता है? एक अंतरिम प्राधिकरण की स्थापना होती है। अंतरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरिम। इसकी क्या होती है? इंटरिम अथॉरिटी की, फिर हम कह सकते हैं प्राधिकरण की स्थापना होती है। अधिनियम, इसका अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ है और फरवरी 2014 में इसे अधिसूचित किया गया है। इसका अधिनियम कब पारित होता है? इसका अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित होता है और इसे 2014 में, फरवरी 2014 में क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बीमा लोकपाल के बारे में। तो बीमा लोकपाल क्या होता है? स्थापना इसकी कब होती है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा लोक शिकायतों की सुनवाई के लिए बीमा लोकपाल के कार्यालय की स्थापना की जाती है। किसकी सुनवाई के लिए? लोक शिकायतों की, यानी लोगों की शिकायतों के लिए, पब्लिक की शिकायतों के लिए बीमा लोकपाल के कार्यालय की स्थापना की जाती है। संबंधित नियम कौन सा है? बीमा लोकपाल नियम 2017 में बनाए गए थे। जितने भी इससे संबंधित नियम हैं, रूल्स हैं, वो कब बनाए गए थे? वो 2017 में बनाए गए थे। तो इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में देखिए, इसके आगे क्या है? इसका जो चयन है वो कैसे होता है? बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का इसमें चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, उन्हें लोकपाल के रूप में चुना जाता है। चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? IRDAI का जो भी अध्यक्ष होगा, यानी जो भारतीय बीमा नियामक संस्थान है, प्राधिकरण है, उसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? इस चयन समिति का जो सेलेक्ट करने वाली कमेटी होगी, सेलेक्टिंग कमेटी होगी, उसका क्या है? उसका अध्यक्ष होगा IRDAI का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष होगा। जो चयन समिति होगी किसकी? किसके चयन के लिए? बीमा लोकपाल के लिए। बीमा लोकपाल का जो चयन करेगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष IRDAI का अध्यक्ष होगा। इसके बाद में कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना है? कार्यकाल इनका 3 वर्ष माना जाता है। इनका कार्यकाल जो माना जाता है वो कितना माना जाता है? 3 वर्ष माना जाता है। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी अगर इनकी आयु
70 वर्ष से कम है और भले ही एक बार बीमा लोकपाल बन चुके हैं, इसके बाद में भी वे बीमा लोकपाल बन सकते हैं, मतलब इनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है अगर उनकी आयु 70 वर्ष से कम है। अधिकतम आयु जो है वो 70 वर्ष हो सकती है, इसके अलावा इनकी आयु आगे मतलब इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बीमा के मूलभूत सिद्धांत, देखिए बीमा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है योगदान का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है, योगदान का सिद्धांत। निकटतम कारण का सिद्धांत, ये सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है, योगदान का सिद्धांत। एक ही संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं के पास है और तो दावे का भुगतान करने के बाद एक बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ताओं से उनके हिस्से की राशि वसूल सकता है। अगर एक ही संपत्ति का एक से अधिक बीमाकर्ताओं के पास है तो वो क्या है, वो दावे के अनुसार उनको वसूल भी सकता है। ये क्या है, योगदान का सिद्धांत है। इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है वो कौन सा है, निकटतम कारण का सिद्धांत। बीमा कंपनी केवल उन क्षतियों को यानी उन नुकसान की प्रतिपूर्ति करती है जिनके माध्यम से मतलब जो सबसे निकटतम कारण होता है, निकटतम कारण के माध्यम से क्या है, क्षतिपूर्ति की जाती है। पॉलिसी में जो वर्णित निकटतम कारण होगा यानी जो रूल्स होंगे, जो कंडीशंस होंगी, उसके माध्यम से ही बीमा कंपनी क्या है, क्षतिपूर्ति करेगी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लेते हैं किसी एक दुकान का बीमा हुआ है, किसी एक दुकान का बीमा हुआ है और इसमें क्या किया गया है कि यदि इसमें चोरी होती है तब क्या है, तब इसका बीमा पूरा इसमें इसका जो भी बीमा है इसकी भुगतान किया जाएगा, इसका भुगतान किया जाएगा, मतलब जो भी चोरी के माध्यम से जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर इसका जो नुकसान है वो अगर होता है मान लो आंधी के आने से यानी मतलब जो प्राकृतिक कारणों से अगर नुकसान होता है तो उसके माध्यम से अगर वो निकटतम कारण होगा उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति का जो प्रतिपूर्ति की जाएगी, उसी क्षतियों की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे निकटतम कारण होगा, सबसे निकट कारण होगा। यदि अगर आंधी के बारे में जैसे मैंने एग्जांपल बताया दुकान का, यदि आंधी उसमें कवर की गई है कि आंधी के माध्यम से यदि नुकसान होगा तो आंधी के माध्यम से जितना भी नुकसान होगा वो बीमा धारक को मिलेगा, वो पूरा रुपया किसको मिलेगा, बीमा धारक को मिलेगा। अगर नुकसान आंधी के माध्यम से कवर ही नहीं किया गया और नुकसान आंधी के माध्यम से हुआ तब तो उसका जो क्षतिपूर्ति होगी वो नहीं की जाएगी, उन क्षतियों की पूर्ति नहीं की जाएगी। इसके बाद में अगला कौन है, हानि को कम करने का सिद्धांत। हानि को कम करने का सिद्धांत क्या होता है कि उसमें बीमा कंपनी ये देखती है कि जब किसी चीज की हानि हो रही है तो उस हानि को कम करने का कितना प्रयास किया गया है। अगर प्रयास भरपूर किया गया है तब तो बीमा कंपनी को पूरा रुपया देना होगा। अगर प्रयास नहीं किया गया, जानबूझकर हानि की गई है तो उस चीज का बीमा कंपनी को कोई लेना देना नहीं होगा और बीमा कंपनी उस चीज की हानि का जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। तो ये क्या है, हानि को कम करने का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम समन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बाद में अधिकार समर्पण का सिद्धांत बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का पीछा करने की अनुमति देता है जिससे बीमाकृत की हानि होती है। मतलब अगर दो लोग हैं और दो लोगों के अलावा कोई तीसरा पक्ष भी आता है और दो लोग कौन से होते हैं, एक तो बीमाकर्ता हो गया और एक बीमित व्यक्ति हो गया, तो बीमाकर्ता क्या कहता है, जिनसे आपका नुकसान हुआ है आप पहले उनसे जाइए, उनसे अपनी हानि लीजिए, इसके बाद में आप मेरे पास आइए। अगर वो पूरी देगा तब तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहा है, किसी कंडीशन की ऐसी कंडीशन बन रही है कि वो नहीं दे पा रहा है या फिर नहीं दे पाता है या वो उस हानि का कारण ही नहीं है, तब क्या है, तब बीमा कंपनी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। अन्यथा क्या है, तीसरा पक्ष है जिसके माध्यम से वो हानि हुई है उसके माध्यम से उस बीमाकर्ता को यानी उस बीमित व्यक्ति को पूरा क्षतिपूर्ति मिलेगी, मतलब कंप्लीट क्षतिपूर्ति जो है वो उसी के माध्यम से मिलेगी। इसके बाद आता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि बीमा का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को उस वित्तीय स्थिति में वापस लाता है या फिर जिसमें वह हानि से पहले था, ना कि लाभ कमाना। जितना नुकसान
उतनी क्षतिपूर्ति, मतलब जितना नुकसान हुआ है उतनी ही क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी, अन्यथा इतना एक्स्ट्रा जो भी है वो नहीं करेगा। जितना नुकसान है उतनी ही क्षतिपूर्ति की जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं। परम सद्भावना का सिद्धांत या फिर पूर्ण विश्वास का सिद्धांत भी इसे जानते हैं। तो पूर्ण विश्वास का सिद्धांत क्या कहता है, बीमित और बीमाकर्ता दोनों एक दूसरे के प्रति सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सही सही खुलासा करना चाहिए। बीमा योग्य हित का सिद्धांत क्या कहता है, बीमित व्यक्ति का बीमा का विषय वस्तु में एक वित्तीय या अन्य प्रकार का हित होना आवश्यक है। जिसमें जो पहले था मैंने आपको बताया परम सद्भावना का सिद्धांत, चाहे वो बीमित व्यक्ति हो या फिर बीमा करता हो, दोनों को जो भी पॉलिसी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। तो इस विश्वास को कायम रखने के लिए सच्चाई के साथ सारी चीजें बतानी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसका बीमा करा लिया जाता है, बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से कंपनी से रुपए लेता है, लेकिन वो तो पहले से ही बीमार था। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति में जो परम सद्भावना का सिद्धांत है इसको ठेस पहुंचती है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सिद्धांत जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे, एक एक सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बीमा के कार्य, उपयोगिता और वर्गीकरण के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधान कार्यों के बारे में। प्रधान कार्य क्या है, जैसे निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, जोखिमों का वितरण, ये इसके प्रधान कार्य हैं। निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, जोखिमों का वितरण इसके प्रधान कार्य हैं। गौण कार्य कौन कौन से हैं, पूंजी सुलभ करना, व्यवसायिक दक्षता बढ़ाना, हानि वितरण में योगदान और वित्तीय स्थिरता को प्रदान करना, ये इसके गौण कार्य हैं। कारोबार को क्या लाभ हो सकता है, आर्थिक सुरक्षा का साधन मिलता है, मतलब उनको आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है, वो अपने रिस्क पर कारोबार कर सकते हैं। व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि मिलती है, साख का आधार होता है या फिर बचत में साधन होता है, साख का आधार और बचत का साधन होता है। समाज को क्या लाभ होता है, समाज को जो लाभ होता है, व्यवसायिक अस्थिरता से मुक्ति मिलती है, जीवन की अस्थिरता, जीवन स्तर की स्थिरता होती है और पूंजी निर्माण होता है। इसके बाद में व्यक्ति को लाभ क्या होता है, जोखिमों से सुरक्षा मिलती है, हानि संबंधी चिंता से मुक्ति मिलती है, परिवार के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, व्यक्ति को लाभ मिल सकते हैं। वर्गीकरण का क्या आधार हो सकता है, कारोबार के आधार पर जीवन बीमा, साधारण बीमा, जिसमें समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, विविध बीमा, कार बीमा और मोटरसाइकिल बीमा, मतलब वाहन बीमा, इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं, आम बीमा के अंतर्गत आ जाते हैं सभी। चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक बीमा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित जोखिम के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत बीमा, संपत्ति बीमा, दायित्व बीमा और गारंटी बीमा शामिल होते हैं। प्रमुख भारतीय बीमा संस्थान और सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम संस्थान की बात करें तो बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में, यानी LIC के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1 सितंबर 1956 को होती है। कब होती है, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका क्या कहां पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC, इसे 22 नवंबर 1972 को एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है। इसके बाद में देखिए आगे, भारतीय साधारण बीमा को इससे कब, 22 नवंबर 1972 को एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है। सरकारी बीमा योजनाएं, अब कुछ सरकारी बीमा योजनाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। पहली कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आम आदमी बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको जो दी गई हैं, ये बीमा से संबंधित जो योजनाएं हैं वो दी गई हैं। अब हम बात करते हैं एक एक योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत होती है वो 9 मई 2015 को होती है। कब होती है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत होती है। इसका जो प्रमुख मंत्रालय या संबंधित मंत्रालय वो कौन सा है, वित्त मंत्रालय,
यानी वित्तीय सेवा विभाग। अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी जो कौन सी योजना है उससे संबंधित कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगर बीमा, जो सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो योजना दी गई है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा या तो पूछा जाएगा, इसकी डेट पूछ ली जाएगी कि संबंधित योजना की अगर हम बात करें तो योजना जो है स्कीम है, स्कीम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्कीम से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब स्कीम स्टार्ट कब होती है, स्कीम स्टार्ट कब होती है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही में और क्या पूछा जा सकता है, संबंधित मंत्रालय यानी किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और बीमा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं इनको हमने एक एमसीक्यूज क्लास के माध्यम से आपको बता दिया है, सारी योजनाएं कवर कर दी हैं, तो आप लोग वहां से जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग। इसके वित्त मंत्रालय के अंदर भी कौन सा विभाग है, वित्तीय सेवा विभाग। याद रखिएगा वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत, यानी वित्त मंत्रालय का जो विभाग है वित्तीय सेवा विभाग, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की देखरेख की जाती है। उद्देश्य इसका क्या है, सामान्य जनता को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगर हम मुख्य बिंदु देखें तो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम कितना है, 20 रुपए प्रति वर्ष है। मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का लाभ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 1 लाख का। बैंक खाते से स्वतः प्रीमियम की कटौती हो जाएगी, मतलब अपने आप बैंक खाते से 20 रुपए प्रति वर्ष काट लिए जाएंगे और 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसे हम RSBY के नाम से जानते हैं, इसका प्रारंभ कब होता है, ये स्टार्ट कब होती है, 1 अप्रैल 2008 को इसका शुभारंभ होता है। और यह किस मंत्रालय के तहत आती है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आती है। कौन सा मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें, प्रति परिवार को 30,000 तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। अधिकतम 5 सदस्यों का कवरेज होगा इसमें, और स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस सेवा दी जाएगी। बाद में इसे आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया गया। जो आयुष्मान योजना चल रही है इसमें इसका विलय कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसके तहत देखिए 24 फरवरी 1952 को इसका प्रारंभ किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य, मातृत्व, विकलांगता एवं आश्रित लाभ प्रदान करना। मुख्य बिंदु क्या है, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान पर लागू होगा ये। कर्मचारियों का योगदान 0.75% और नियोक्ता का योगदान 3.25% होगा। चिकित्सा, नकद लाभ, मातृत्व लाभ आदि सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि प्रारंभ कब होता है, ये 9 मई 2015 को इसका प्रारंभ होता है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये योजना देखने को मिलती है। इसकी देखरेख कौन करता है, वित्त मंत्रालय इसके देखरेख करता है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, कम प्रीमियम में जीवन बीमा उपलब्ध कराना, मतलब कम से कम प्रीमियम में जीवन बीमा को उपलब्ध कराना। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग जो हैं इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा, कितने वर्ष से कितने वर्ष के व्यक्ति जो हैं इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। प्रीमियम इसका कितना है, 436 रुपए प्रति वर्ष है और 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। बैंक खाते में स्वतः ही कटौती कर ली जाती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत जो है वो 21 जुलाई 2017 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है,
21 जुलाई 2017 से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत मानी जाती है। और मंत्रालय कौन सा है? संबंधित मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित ब्याज दर पर पेंशन उपलब्ध कराना। मुख्य बिंदु क्या है? 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति इसके लाभार्थी होते हैं। 10 वर्ष की अवधि तक पेंशन प्राप्त होती है। निवेश सीमा कितनी है? 15 लाख है। LIC के माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। आम आदमी बीमा योजना, इसे कब प्रारंभ किया जाता है? 2 अक्टूबर 2007 को इसका शुभारंभ किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत इसको देखा जाता है। अभी तक जितनी भी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं वो 2 मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, या तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, या तो वित्त मंत्रालय होगा या तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए गए तब तो आपको 50-50 चांस लेना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक ऑप्शन दिया गया है तो आप आंख बंद कर बीमा योजना में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय लगा सकते हैं, आंख बंद कर। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को इसका शुभारंभ होता है। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसका क्या है? संबंधित मंत्रालय है। गरीब एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। मुख्य बिंदु क्या है? 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति इसके लाभार्थी हो सकते हैं। 30,000 तक की मृत्यु लाभ और 75,000 तक का क्या है? दुर्घटना लाभ इसमें दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाओं के साथ समन्वय होता है, इसका समन्वय किया गया। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत क्या? आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना है। इसके अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके मुख्य घटक कौन से हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसके तहत लागू की गई थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, PM जय के बारे में। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया जाता है। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी तक मैंने आपको 3 मंत्रालय के बारे में बताया, एक तो वित्त मंत्रालय हो गया, एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा बताया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ये जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? गरीब परिवारों को कैशलेस और पेपरलेस अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराना। अस्पताल में जो भी खर्चा आ रहा है या फिर जो भी अस्पताल सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब देखा होगा पहले क्या होता था कि अगर कोई भी मृत्यु होती है या किसी का एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में ले जाने से पहले कई प्रकार के फॉर्म वगैरह भरवाए जाते थे, लेकिन अब क्या है? पेपरलेस कर दिया गया इसको, मतलब पेपर का कम से कम यूज करना। प्रति परिवार को 5 लाख वार्षिक कवर दिया गया। कितना दिया गया? 5 लाख वार्षिक कवर दिया गया। 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार इसके लाभार्थी हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज संभव है, मतलब जरूरी नहीं केवल सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में भी इसका इलाज किया गया है, इलाज की सुविधा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया जाता है? 14 जुलाई 2014 को। 2003 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका 2014 में इसका पुनः प्रारंभ किया जाता है। पहले यह 2003 में शुरू की गई और बंद कर दी गई, इसके बाद में 2014 में इसका पुनः शुभारंभ किया जाता है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित पेंशन उपलब्ध कराती है। इसके बाद में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए इसके लाभार्थी हो सकते हैं, LIC द्वारा संचालित है और 10 वर्ष तक निश्चित रिटर्न गारंटी दी जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद में एक और है। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या होता है? प्रारंभ तिथि इसकी 18 फरवरी 2016 होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसकी बात कर दी गई है? फसल की बात कर दी गई है। तो फसल किससे संबंधित होती है? कृषि मंत्रालय से संबंधित है। सिंपल सी बात है ना।
तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यहाँ पर किसकी बात की गई? फसल बीमा योजना के बारे में, किसान के कल्याण के बारे में, यानी फार्मर वेलफेयर के बारे में बात की गई है। और जहां पर भी फार्मर वेलफेयर की बात होगी वहां पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही अपनी दखलंदाजी करेगा। मतलब संबंधित मंत्रालय कौन सा होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होगा। उद्देश्य इसका क्या है? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य बिंदु क्या है? खरीफ फसल पर 2% प्रीमियम, रबी की फसल पर 1.5% प्रीमियम है, व्यवसायिक एवं बागवानी फसलों पर 5% का प्रीमियम है। ये जो प्रीमियम दिए गए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ये प्रीमियम जो दिए गए हैं 2%, 1.5% और 5%। सबसे कम किसका है? खरीफ रबी की फसलों पर है कितना? 1.5%। खरीफ की फसलों पर कितना है? 2%। व्यावसायिक और बागवानी फसलों पर 5% का प्रीमियम है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शेष प्रीमियम साझा किया जाएगा। इसके बाद में अंतिम योजना कौन सी है? पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। यहां पर भी देखिए फसल बीमा योजना के बारे में बात की गई। कौन सा मंत्रालय होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना। मुख्य बिंदु क्या है? तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता आदि के आधार पर भुगतान होगा। किसानों की मतलब इनके तापमान अगर बढ़ रहा है उससे फसल का नुकसान हो रहा है, वर्षा की वजह से फसल का नुकसान हो रहा है, आर्द्रता की वजह से फसल का नुकसान होगा। तो ये सारी चीजों के माध्यम से अगर नुकसान हो रहा है तो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के माध्यम से भरपाई की जाएगी। किसानों को प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा भी दी जाती है। प्राकृतिक जोखिम अगर कोई आता है, फसल बर्बाद होती है प्राकृतिक जोखिम की वजह से, तो उससे क्या होगा? उससे किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्यों द्वारा ये लागू की जाती है। किसके द्वारा? जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के द्वारा इसे लागू किया जाता है। अंतिम बार में आपके आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एग्जाम वेब ऐप की लिंक से एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम वेब सर्च करके वहां से एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको यूपीएससी ईपीएफओ के फोल्डर में आपको ईपीएफओ का बैच मिल जाएगा। मात्र 449 रुपए का ये बैच है। लेकिन यदि आप दिवाली ऑफर के तहत एक छोटा सा कूपन कोड यूज करते हैं, जो कौन सा कूपन कोड है? FEST100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तुरंत आपको ये जो कोर्स है वो मात्र 349 रुपए में मिल जाएगा। मतलब आपको 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है इस कोर्स के माध्यम से, इस कूपन कोड के माध्यम से। ये जो देख लीजिए ये कूपन कोड है FEST100। इस कूपन कोड के माध्यम से आपको कितना? 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर कोई अन्य समस्याओं के लिए, कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए, इसकी क्वेरी करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 160 से 180 घंटों में कोर्स पूरा किया गया है। तो लगभग आप एक मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं तो आप एक मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर सिलेबस तैयार कराया गया है, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया गया है हिंदी में, बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी में भी आसान भाषा में। पीडीएफ दी गई, बहुत सारी पीडीएफ दी गई, कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा प्राइस है वो लगभग मान के चलिए एक पीडीएफ का ही प्राइस है, और मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कराया है। तो आप इसलिए इस कोर्स को एक बार परचेज करके जरूर देखिएगा। आप इसको पढ़कर देखिएगा, अच्छा लग रहा है इसके डेमो देखिएगा। डेमो देखने के बाद में आप अगर अच्छा लग रहा है तो परचेज भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हम हर एक पॉइंट को समझेंगे, जितने भी लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है उसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपका कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको अगला कौन सा सब्जेक्ट पूरा करवाना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।